तो हमारा हित जिन जिन चीजों में था वो सब खत्म हो चुका है। हमसे रुतबा और दबदबा पाकिस्तान का आज ज्यादा है, उनके साथ चीन है, उनके साथ कुछ देश है। वो एक न्यूक्लियर पावर होने के नाते मुस्लिम देशों में उनकी एक रिस्पेक्ट है, और हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारा न्यूक्लियर पावर, हम कुछ भी नहीं कर सकते वहां होने के बावजूद, बस हम पे कोई हमला नहीं करेगा। और वैसे भी हम पे कौन हमला कर रहा, क्योंकि हम मुफ्त में अब मजदूर नेतन्याहू को सप्लाई करने वाले हैं, तो हमला क्यों करेंगे वो। और ईरान के हम पुराने दोस्त हैं, तो लिहाज करके वो भी हमला नहीं करेंगे। लेकिन भारत बाकी देशों के साथ गर्व से खड़ा रहता था, वो अब नहीं रहा। हमारे लोगों का जहां जाते हैं वहां अपमान हो रहा है, और वो सिर्फ मोदी जी की वजह से हो रहा है, मोदी और उनके कुछ साथियों की वजह से। तो मोदी जी की पकड़ पूरी तरह से निकल चुकी है सरकार के ऊपर से। वो खुद को बचाने के लिए जो भी सामने आए वो चीज और दिन निकाल रहे हैं। और मोदी की सत्ता जो है वो दांव पे लगी है, और सत्ता इसलिए दांव पे लगी है क्योंकि उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, और वो अगर सत्ता छोड़ते हैं तो उनके सारे कारनामे बाहर आ जाएंगे। फिर देश में या विदेश में उनको पनाह मिलना मुश्किल हो जाएगा, उनके साथियों को और उनको। सत्ता है ये मंडली जब तक सत्ता में है तब तक भारत को अपने शर्मनाक दौर से बाहर आना नामुमकिन है। भारत का शर्मनाक दौर उस दिन खत्म होगा जिस दिन मोदी शासन व्यवस्था से हट जाएगा। भारत की जो ताकत है वो ना के बराबर है। ईरान आपका पुराना दोस्त था, आप गवा चुके हैं। तेल के मामले में आप आत्मनिर्भर नहीं हो। जो तेल जिनके पास था वो दोस्त आपके थे, ईरान था, रूस था, उनको दोस्त हो चुके हैं आप अमेरिका जो कह रहा है वो ट्रेड डील कर चुके हैं। आपने अपने अर्थव्यवस्था के बैंड बजा के भूमिका निभाई है, वो लांछनास्पद भूमिका है। बाकी और कुछ शब्द उसके लिए मेरे पास उचित शब्द नहीं है, क्योंकि इतना कायराना अंदाज भारत का मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। और मेरे बुजुर्ग जो हैं, जो पत्रकार मैं देख रहा हूँ, जिनसे बात कर रहा हूँ, या रक्षा विशेषज्ञ हैं या फिर मिलिट्री के लोग हैं पहले जो रिटायर हुए हैं, टॉप लेवल के यानी जनरल ब्रिगेडियर लेवल के, तो वो लोगों से भी मैं बात कर रहा हूँ। वो लोग कह रहे हैं कि भारत इस तरह से कभी बर्ताव नहीं करता है। हाँ, हम लोग तटस्थ रहते हैं, लेकिन मानवता और न्याय के संदर्भ में हम कभी तटस्थ नहीं रहे। हमने भूमिका ली है, जैसे कि फिलिस्तीन को हमने पहले मान्यता दी। पहले नॉन अरब कंट्री है हम लोग जिन्होंने फिलिस्तीन को मान्यता दी। अब आपने जो बताया उसके ऊपर मैं पहले आता हूं, थोड़ा और विस्तार से बताना जरूरी है लोगों को। ईरान की जो क्षति हुई है उसके बारे में आपने बताया, लेकिन इजराइल की जो क्षति हुई है वो न भूतो न भविष्यति ऐसी क्षति हुई है। ईरान ने अपने तरफ से एक ऐसी जंग छेड़ी है जिसकी वजह से हाइफा पोर्ट, जो भारत और इजराइल के लिए एक महत्वपूर्ण पोर्ट था, उसको पूरी तरह से भस्मसात कर दिया है। दूसरा, तेल अवीव को एक खंडहर बना दिया है। हालांकि वहां पर शूटिंग करने के लिए, सीसीटीवी कैमरा चलाने के लिए मनाही है। स्वाभाविक रूप से अगर इजराइल जीत रहा होता तो मनाही क्यों करते। इनके सारे जो महत्वपूर्ण जो मध्य पूर्व में बेसेस हैं अमेरिका के, जहां तक कि यूएई में है या फिर सऊदी में है, बहरीन में है, कतार में है, जहां जहां है वहां ईरान ने जबरदस्त हमला बोल दिया है। यहां तक कि बहरीन में तख्ता पलट भी हो गया है। यानी ये पहली ईरान की जीत है, बहरीन के राजा भाग गए। तो आप समझिए जॉर्डन में यहाँ तक कि हर जगह ये अफरा तफरी मची हुई है। ईरान की तरफ से ऐसे तोहफे में ऐसे बारूद ये गया कि अब चर्चा यह है कि नेतन्याहू ये सोच रहे हैं कि ईरान के ऊपर परमाणु हमला किया जाए ताकि ईरान को चुप किया जा सके। लेकिन वो इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए 2-3 चीजों की जरूरत होगी। क्योंकि ईरान पे परमाणु हमला करके इजराइल इतना नजदीक है कि इजराइल बच नहीं सकता उस हमले से। एक दूसरी सामरिक शक्तियां जो है, जैसे चीन है, उत्तर कोरिया है, रशिया है, वो परमाणु से लेस है और परमाणु मिसाइल उनके पास है। वो चुप नहीं बैठेगी ईरान के साथ ऐसा कुछ करने गए तो। मानवाधिकार का इतना बड़ा उल्लंघन करने के लिए अमेरिका को बहुत बड़ी अपनी पहले ही वो छवि की कीमत चुका नेतन्याहू की वजह से चुका दे चुके हैं, लेकिन अब वो ये नहीं सह सकते। दूसरा विकल्प ये है अब इजराइल और अमेरिका के पास की बूट्स ऑन ग्राउंड, यानी इजराइल में सैन्य उतारा जाए। अब देखिए, इजराइल के आपने तेल अवीव या एयरपोर्ट या वहां पर जो छोटी छोटी जो रास्ते हैं, पगडंडियां वहां पर देख रहे हैं तो पूरे इजरायली भाग रहे हैं। यानी यहूदी जो पॉपुलेशन है वो ज्यादातर अपने मूल देश जो है, उनके 2 देश होते हैं क्योंकि इजराइल उनका एक देश है, और जो देश जिस देश से वो आते हैं वो देश होता है। यूरोप और यूएस वापस लौट रहे हैं। करीब 20 लाख पॉपुलेशन अभी तक भाग चुका है। तो बूट्स ऑन ग्राउंड जो बात है, और आईडीएफ में यानी इजराइल की सेना में इस पे भी विवाद छिड़ा है। कुछ एलिट लोगों के बच्चे जा नहीं रहे, कुछ बहुत थोड़े लोगों के गए हैं, लेकिन बहुत एलिट लोग जो है उनके बच्चे जा नहीं। ये बात अमेरिका में भी सही है। लोग कह रहे हैं कि ट्रम्प साहब का बेटा क्यों नहीं लड़ रहा है, तो हमारे बच्चे क्यों इजराइल के लिए जाए। तो बूट्स ऑन ग्राउंड की सच्चाई ये है कि अमेरिका के जवान, अमेरिका का खून
अमेरिका के लोगों का खून, अमेरिका के टैक्सपेयर के पैसे इजराइल के लिए ईरान में खर्च करना। अब ये मुझे लगता है संभवतः नामुमकिन है। तो ईरान का टेरर ऐसा है कि हार निश्चित है, और पहले ही बहुत सारे अमेरिकन सैनिकों को कैप्चर कर चुके हैं ईरान, और उनकी जो नेवल जो पावर थी उसको भी क्षति पहुंच चुकी है। यानी ईरान की तो बर्बाद हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा है, उन्होंने अमेरिका को भी डैमेज किया है, और इजराइल का जो सारा बल है वो अमेरिका के ऊपर है। यानी शॉर्ट में हम लोग बचपन में जो बोलते थे ना कि आप लोग हम चड्डी संभालते हैं, वो वाली इजराइल की भूमिका है। अमेरिका लड़ेगा और इजराइल बस चड्डी संभालेगा, यानी नेतन्याहू बस बातें करेंगे बड़ी बड़ी। तो इजराइल के जो हमले थे ईरान के ऊपर, ऑयल डेपो के ऊपर, उससे ऑयल डेपो को बहुत आग लगी, बहुत बड़ी आग लगी ईरान में। उसके जवाबी हमले में उन्होंने पावर स्टेशन और ऑयल डेपोस इजराइल के इस तरह से तहस नहस कर दी कि अब इजराइल में लाइट ही नहीं है। और बंकर में अभी आपने जो भी फोटोज और वीडियोस आए हैं उसमें दिखाई देता है साफ तौर पर कि पहले वो बंकर में नाच रहे थे, खुश थे, गाने थे वगैरह वगैरह, पहले 2 दिन 3 दिन में। अब वो नहीं, अब डर का साया है और किसी भी वक्त भाग, क्योंकि तेल अवीव एयरपोर्ट पे ही आपने देखा होगा, लोग इंतजार कर रहे थे फ्लाइट का, तो पीछे आके गिर गया एक बम, तो लोग वापस गए। तो और कई सारे एयरपोर्ट्स इजराइल में अब काम करने के लायक नहीं रहे। इतना ही नहीं कि अपना जो सैन्य बेस है जो इजराइल और अमेरिका ने एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया, तो इमीडिएटली चाइनीज वहां पर वॉरशिप्स है, उन्होंने उसका पता ईरानी आर्मी को दिया। ईरानी आर्मी ने इमीडिएटली हाइपरसोनिक मिसाइल दागकर उसे भी खत्म कर लिया। तो ये जो चित्र है 10 दिन के बाद युद्ध का, और ईरान का हौसला बहुत बुलंद है। देखिए, अमेरिका और इजराइल की जो मायावी और दुष्ट नीति थी शुरू की, इसको दुष्ट ही कहना चाहिए, कि 86 साल के जो सुप्रीम लीडर थे आयतुल्ला खामेनेई, उनको मार डाला, और उनके साथ कुछ वरिष्ठ नेताओं को मार डालने की वजह से ईरान की क्षति हुई। बस वो उनके रहबर जो थे वो मारे गए। लेकिन इजराइल और यूएस की बहुत बड़ी क्षति हुई, क्योंकि वो व्यक्ति वैसे थे जिनमें विवेक बहुत ज्यादा था। उन्होंने 2000 किलोमीटर से ज्यादा बड़े वाले 5000 किलोमीटर वाले मिसाइल डेवलप करने से अपने साइंटिस्ट को मना करके रखा था, या IRGC के जो यंग ब्लड था उन्होंने रोक के रखा था कि आप जो बहुत ज्यादा हमले नहीं करेंगे। तो एक तरह से वो बफर का काम कर रहे थे इजराइल और अमेरिका के लिए। पिछले 12 दिन का जो वार हुआ था उसमें एक लेवल तक उन्होंने बफर का बहुत बड़ा रोल निभाया था। और देखिए, अब सीज फायर की बारी आती है इजराइल की तरफ से, तो अभी आप किससे बात करोगे? क्योंकि ईरान की तरफ से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनके रहबर को आपने मार डाला है। वो क्यों बात करेंगे? वो कहेंगे हाँ, वो भी हम भी देखो, शहीद होने को जो डरता नहीं है उससे क्या ही बात कर सकते हैं। तो मैंने अपने जीवन में जो महानतम डिप्लोमेट्स देखे हैं, उनमें से सर्वोच्च मैं जिनको मानता हूं वो आज के लिविंग लीजेंड जो है वो रशिया के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर लारोव साहब है। लारोव, उनको कल मैंने बात करते हुए देखा, और उन्होंने जिस तरह से मुंह पे अरब कंट्री की धज्जियां उड़ाई। उनको कहा गया कि ईरान को आप रोकने के लिए कुछ प्रयास कीजिए, लारोव साहब को बोला गया। लारोव साहब ने बोला हम क्यों बोले, आपने जब 165, हम नहीं बोलेंगे, इसलिए कि 165 बच्चियों को जब मारा गया ईरान के, तब आपने उसका निषेध तक नहीं किया। कैसे आप स्पाइनलेस कंट्रीज हो, साथ के साथ मुसलमान कंट्री। लारोव साहब बहुत कम बार मैंने, नहीं एक भी बार मैंने, पहली बार मैंने उनका गुस्सा देखा, वरना वो इतने डिप्लोमेटिक ही, वो अंदर क्या है वो बाहर नहीं दिखाते। शायद बहुत कम लोग जानते हैं वो कितने बड़े आदमी है। पुतिन सरकार की जो डिप्लोमेसी है उसके वो बहुत बड़े आधार स्तंभ है। तो उनका गुस्सा अरब राष्ट्र पे फूट गया कल इस तरह से। ये स्थिति है आज की तारीख में। तो अरब नेशंस जो है वो गिल्ट में है, और वो छुप छुप के अब ईरान का समर्थन करने लगे हैं। वो उनको ये बला नहीं चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि क्यों अमेरिकन बेस हम रखे इजराइल के लिए, ताकि हमारे ऊपर हमला हो। दुबई का सत्यानाश हो चुका है, बहरीन का राजा भाग चुका है, सऊदी अरेबिया का वो जो दबदबा था वो खत्म हो चुका है, कतर की तो आप देख रहे हैं, जॉर्डन का जो हालत देख रहे हैं, ये सारी चीजें। और ओमान ने मीडिएट करने की कोशिश की थी। ओमान एक शांतिप्रिय देश है और ओमान ने मीडिएट करने की कोशिश की थी। तो ओमान ने एक कॉम्प्लिकेटेड डिप्लोमेसी को अंजाम तक लाया, तब नेतन्याहू ने होशियारी से हमला कर दिया। इससे ओमान नाराज है। वो कह रहे थे कि दूसरे दिन इस पे हल निकलता और डिप्लोमेटिकली सारी बातें हल हो जाती, तब जाकर इन्होंने हमला कर दिया। तो हम क्या ही बोले आप ईरान को। तो अब देखिए, ये स्थिति में रही भारत की बात, तो भारत सब जगह से बच चुका है। मोदी जी और उनके साथियों के जो राज छिपे हुए हैं नेतन्याहू के पास, एप्स्टीन फाइल में, ट्रम्प साहब के पास और चाइना के पास, उसकी वजह से ना इस पक्ष में है आप, ना उस पक्ष में है आप, ना मानवतावादी है, ना यूटिलिटेरियन है, ना अपॉर्चुनिस्ट है, कुछ भी नहीं है आप। आपको आता है कोई भी और बजा के जाता है। ये स्थिति है।
और इजराइल ये घात लगा के बैठा है कि आने वाले दिनों में जब सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा मिडिल ईस्ट में, तब हमारा पॉपुलेशन जाकर कॉलोनी बनाकर भारत में रहेगा और भारत का जो बेचारा मजदूर है उसका शोषण करने के लिए हम यहाँ लाएंगे और इजराइल फिर से करेगा। और उसको ना कहने की हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि वो हाँ कह के आए हैं, पहले ही वो सबको हाँ कह के आए, वो पूरे कागज पे साइन करके आए, देश को बेच के आए। तो भारत की कोई विदेश नीति नहीं है, भारत के हित में जो है वो करेंगे। जयशंकर बोल रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, आप जयशंकर, हरदीप पुरी, ये अजित डोवाल, इनको गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के आप समझिए, मोदी के कैबिनेट में सारे के सारे निशिकांत दुबे हैं। बोलेंगे आप वो क्लोन्स है, बस वो निशिकांत दुबे की तरह जो पट्टी कुछ भी पढ़ाएंगे, जब आप सामने आएंगे मोदी जी बात नहीं करेंगे। मोदी जी उत्तरदायी भी नहीं है, मोदी जी को मालूम ही नहीं है कि क्या हो रहा है विश्व में और क्या था और कैसे, क्योंकि संघ में ये सब सिखाया नहीं था, खुद मोदी की सीखने की इच्छा नहीं थी, और वो कॉम्प्रोमाइज तो है ही, इसमें कोई शक नहीं। तो ऐसी स्थिति, और इलेक्शन कोई वो समर्थन तो न था नहीं जनता का। अब बात यह है कि वो बात नहीं करेंगे तो सामने को किसी को बात करनी पड़ेगी आकर। तो जयशंकर जब तोप के सामने आप आ जाते हो तो कुछ तो ठोक देना चाहिए आपको, एक लाइन। तो हम भारत के हित में होगा वो करेंगे, कौन कहेगा भारत के हित में नहीं होगा वो हम करेंगे? जयशंकर की हिम्मत है ऐसे बात करने की। लेकिन दिख रहा है कि भारत के हित में जो नहीं है वो सारी चीजें आप कर चुके हैं। ईरान आपका पुराना दोस्त था, आप गवा चुके हैं। तेल के मामले में आप आत्मनिर्भर नहीं हो, जो तेल जिनके पास था वो दोस्त आपके थे, ईरान था, रूस था, उनको दोस्त हो चुके हैं आप अमेरिका जो कह रहा है वो ट्रेड डील कर चुके हैं। आपने अपने अर्थव्यवस्था के बैंड बजा के रखी है। जो हाइफा पोर्ट आपको मिला था वो अब ध्वस्त हो चुका है। वहां चाबार पोर्ट में आपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए थे ईरान के, वो आपने खुद ही छोड़ दिया और इजराइल ने उसको ध्वस्त कर दिया। तो ईरान ने हाइफा पोर्ट ध्वस्त कर दिया और वहां पर इजराइल ने चाबार पोर्ट को ध्वस्त कर दिया। तो हमारा हित जिन जिन चीजों में था वो सब खत्म हो चुका है। हमसे रुतबा और दबदबा पाकिस्तान का आज ज्यादा है, उनके साथ चीन है, उनके साथ कुछ देश है। वो एक न्यूक्लियर पावर होने के नाते मुस्लिम देशों में उनकी एक रिस्पेक्ट है, और हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारा न्यूक्लियर पावर, हम कुछ भी नहीं कर सकते हम होने के बावजूद। बस हम पे कोई हमला नहीं करेगा, और वैसे भी हम पे कौन हमला करता, क्योंकि हम मुफ्त में अब मजदूर नेतन्याहू को सप्लाई करने वाले हैं, तो हमला क्यों करेंगे वो? और ईरान के हम पुराने दोस्त हैं, तो लिहाज करके वो भी हमला नहीं करेंगे। तो छोड़िए, हमारे समंदर में हमारे दोस्त राष्ट्र के जो आदमी, और उसमें लड़कियां भी थी, मालूम है आपको, नेवी की नेवल ऑफिसर्स लड़कियां थी ईरान की, जिन्होंने ताजमहल के सामने अपनी तस्वीरें खींची थी, घर को ले जाने के लिए हिंदुस्तान से सामान खरीदा था, और हमारे लोगों के बच्चों के साथ सेल्फियां खींची थी। उनको अपने ही समुद्र में अमेरिका ने डुबा दिया, और जो बच्चे थे उनको बचाया गया श्रीलंका द्वारा। ये हमारे हित में हम काम कर रहे हैं। हमारी बेइज्जती, हमारी कायराना अंदाज इस तरह का, और हमारी इतनी बड़ी ताकत होने का जो भ्रम पैदा किया गया 12 साल में, इसका गुब्बारा इस तरह से फूटेगा, इसकी कल्पना तो साक्षात ब्रह्मा जी ने भी नहीं की होगी। तो ऐसी भारत की बच चुकी है कि भारत की जनता के लिए मोदी रेजिम एक श्राप बन गई है। ये रेजिम जब तक जाती नहीं, तब तक भारत को अपने खुद के रास्ते, जिसमें उसका हित है और भारत की सामरिक शक्ति का जो एक दबदबा था उसको पुनर्स्थापित करना है, वो सब करना मुमकिन नहीं है। तो भारत को जल्द से जल्द इस पर विचार करना चाहिए, भारत के विपक्ष को, भारत की जनता को। और आपने क्योंकि ये बात कहा कि भारत अब ईरान से अपनी दोस्ती तोड़ चुका है, रूस से हम दूर हो चुका है, हम अमेरिका और इजराइल के करीब गए हैं। लेकिन अमेरिका और इजराइल वो ठीक है कि आपका स्वागत करेंगे और नेतन्याहू बताएंगे कि उनकी पत्नी ने सैफरन पहना है, लेकिन उसके आगे आप जाएं तो जिस तरह का अमेरिका का बर्ताव रहा है इंडियन ओशन में, इंडियन नेवी को ना बताते हुए हमला करना, एक फिर कहना कि हम इंडिया को अलाउ करते हैं कि आप रशिया से ऑयल लो, और फिर उनके यहाँ पर आकर अधिकारी कहते हैं हम इंडिया के साथ बराबरी का डील नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसी तरह से गलती हो जाएगी जो 20 साल पहले हमने चाइना से किया था, और चाइना आज हमारे बराबर आ गया, यानी ये बराबरी का डील नहीं होगा। ऐसी बातें खुलकर कह रहे हैं। आप किस तरह की ग्लोबल पावर की बात करें, नंबर एक। और नंबर दो, आप देखो हम एक ऐसे समय में साइड नहीं ले रहे हैं जब स्विट्जरलैंड जैसे देश भी सामने आकर कह रहे हैं कि यूएस और इजराइल की ओर से ईरान में जो स्ट्राइक हुआ है वो इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करता है। जब एक न्यूट्रल कंट्री के पास भी इतना स्पाइन है, हम इतने स्पाइनलेस कैसे हो गए? हमने क्यों सब कुछ बंद कर दिया? और ऐसा भी नहीं है कि हमारा कोई बराबरी का डील हुआ है अमेरिका के साथ या इजराइल के साथ। देखिए, हमारे कायरता का प्रतीक अगर आपको ढूंढना है तो स्विट्जरलैंड तक मत जाइए। मालदीव्स, स्पेन, बेल्जियम, अजरबैजान, ऐसे छोटे देश, इसमें से कुछ न्यूक्लियर पावर, मालदीव तो हमारे ऊपर निर्भर करता था, डिपेंड रहता था। ऐसे देशों ने इजराइल से सीधा पंगा ले लिया है, और उनकी मानवताहीन जो कृत्य है, काम है, उसकी भर्त्सना की है। रही बात डील की, वो डील एक ब्लैकमेल डील है, और ब्लैकमेल इस देश को नहीं किया गया, एक व्यक्ति को किया गया जिस देश को मुखिया बना बैठा है। उनको ब्लैकमेल करके हमारे देश का डील कैसे किया जा सकता है? उनको देश हित में रिजिग्नेशन देना चाहिए, कहना चाहिए कि
मेरे मेरे वजह से, मेरे ब्लैकमेल करने की वजह से मेरे देश का अगर नुकसान होता है तो मैं अपने पद से हटता हूं। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको ये देश ब्लैकमेल नहीं कर सकते, ऐसे व्यक्ति को आप प्रधानमंत्री बनाइए, वो डील करेगा, तब जाके वो बराबरी का डील होगा, भारत को सब डरने लगेंगे। इतनी सी बात है। लेकिन मोदी की सत्ता का मोह जो है और आरएसएस और बीजेपी का जो भ्रम है इजराइल के प्रति, आपको मालूम है इजराइल में आपने वो वीडियो फुटेज दिखाई है लोगों को, जब बंकर में पनाह लेने की बारी आई तो हमारे जो मजदूर है उनको पनाह लेने के लिए जगह नहीं थी, उनको अंदर लिया नहीं गया। मालूम है ना, आपने देखा होगा वो वीडियो। उनको बाहर जहां पर रोड रेल की जगह यहां वहां दौड़ना पड़ रहा है, उनको अंदर नहीं लेते, उनको बाहर निकाल देते। तो बराबरी का डील तो इजराइल से भी नहीं है। उन दोस्ती दिखाने के लिए जो है वो मोदी और नेतन्याहू में, वो भारत और इजराइल में नहीं है। भारत कभी एंटीसेमेटिक तो था ही नहीं, सवाल ही नहीं, भारत को एंटीसेमेटिक होने का सवाल ही नहीं उठा। हम भी नहीं थे, आप भी नहीं थे, हमको मालूम भी नहीं है। एंटीसेमेटिज्म यूरोप की कॉन्सेप्ट है और यूरोपियन ने, जो जर्मनी ने सेकंड वर्ल्ड वॉर में किया था वो था। लेकिन भारत बाकी देशों के साथ गर्व से खड़ा रहता था, वो अब नहीं रहा। हमारे लोगों का जहां जाते हैं वहां अपमान हो रहा है और वो सिर्फ मोदी जी की वजह से हो रहा है, मोदी और उनके कुछ साथियों की वजह से। 4 गुजराती जो है वो हमारे देश का पूरा निर्णय प्रक्रिया ले रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं और वो निर्णय देश के पक्ष में नहीं जा रहे हैं और ये बहुत गंभीर बात है। और दूसरी बात यह है कि कोई भी आता है, कनाडा का प्रधानमंत्री आता है या कनाडा का अध्यक्ष आता है या किसी दूसरे देश का विदेश मंत्री आता है, तो आता है तो भारत सरकार के लोगों से, आला लोगों से मिलने के बाद अंबानी के घर जाता है। ये कौन सी रणनीति है? ये कौन फैमिली है? ये कैसे हो रहा है? ये कैसे होने दिया जा रहा है? तो मोदी जी की पकड़ पूरी तरह से निकल चुकी है सरकार के ऊपर से। वो खुद को बचाने के लिए जो भी सामने आए वो चीज और दिन निकाल रहे हैं और मोदी की सत्ता जो है वो दांव पे लगी है। और सत्ता इसलिए दांव पे लगी है क्योंकि उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है और वो अगर सत्ता छोड़ते हैं तो उनके सारे कारनामे बाहर आ जाएंगे, फिर देश में या विदेश में उनको पनाह मिलना मुश्किल हो जाएगा, उनके साथियों को और उनको। सत्ता में है ये मंडली, जब तक सत्ता में है तब तक भारत को अपने शर्मनाक दौर से बाहर आना नामुमकिन है। भारत का शर्मनाक दौर उस दिन खत्म होगा जिस दिन मोदी शासन व्यवस्था से हट जाएगा। राजू सर, जिस एस जयशंकर की बात कर रहे हैं, जिन लोगों को नहीं पता कि जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तब राज्यसभा में जयशंकर खड़े होकर कहते हैं कि देखिए दुनिया भर में जो कुछ हो रहा है भारत वही फैसला लेगा जो भारत के हित का होगा। Our national interest, including energy security and trade force, will always be paramount. और इसी का एक तरीके से जो जवाब राजू सर ने भी दिया कि आप फैसला ले कहां रहे हो, आप और आपके नेताओं को कुछ लोगों ने एक तरीके से अपना बंधक, अपना गुलाम बना लिया है और वो आपके लिए फैसला ले रहे हैं जिसे आप मान रहे हैं। लेकिन राजू सर, अब भारत और रशिया के बीच में जिस तरह के रिश्ते थे, कई सालों से थे, हम तेल लेते थे, अमेरिका ने रोक दिया, ईरान से हमारे रिश्ते अच्छे थे, अमेरिका ने रोक दिया। 2014 के बाद के जो मिसप्लेस्ड रिलेशंस नई सरकार ने बनाए हैं, क्या उसका खामियाजा अब हम भुगत रहे हैं, जो अब हम देख पा रहे हैं? एक तरीके से दुनिया भर में एक मॉरल कंपास, मैंने इस पर भी लोगों को कहा से पहले, भारत के पास मौजूद था। हम कहीं पर भी कॉलोनियल जो पावर्स होते थे उसका विरोध करते आए हैं, हमें खुद को आजादी मिली है, हम उनके मुद्दे को उठाते रहे हैं। ऐसे में अनप्रोवोक्ड ईरान पर आपकी ओर से हमला किया जाता है, वहां के जो सबसे बड़े नेता रहते हैं उन्हें मारा जाता है और भारत को रिस्पॉन्ड करने के लिए 7 दिन से ज्यादा समय लग जाता है, जिसके बाद हम जाकर एक बुक पर साइन करते हैं और एक कंडोलेंस की बात जो है वो 7 दिन से ज्यादा का समय लग जाता है। तो ये क्या दर्शाता है? ये जो आपने 2014 के बाद अपनी दोस्ती बदली है उससे शायद कुछ लोगों को फायदा होगा, देश को तो नुकसान पर ही नुकसान हो रहा है। अहमदाबाद में जो क्रिकेट मैच हो रही थी उसके लिए आप जा सकते हो, वहां पर जो भी आपको जाना भी जरूरी नहीं है और मैच भी एक्चुअल फ्री एंड फेयर लेवल प्लेइंग थी नहीं। इसके ऊपर पहले नासिर हुसैन साहब ब्रिटेन के कैप्टन बोल चुके हैं। क्या उस पर मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि क्रिकेट के बारे में क्या ही बोले उतना कम है, उसका जो गोबर करना था वो हो चुका है। लेकिन आपके विदेश सचिव जाकर वहां पर ऑटोग्राफ, वो कंडोलेंस बुक खोलने के बाद जाके लिख के आए कंडोलेंस। ये कोई मित्रता की निशानी नहीं है। कंडोलेंस वो होता है जहां जब मौत हुई खamenei साहब की, एक शहादत हुई, उसी वक्त अगर अपने एक्स अकाउंट पे मोदी जी लिखते कि मेरे मित्र जो